तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब हमने डिस्कस किया था ना कि ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स प्लस इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्रोड्यूसर प्लस इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है? प्रोड्यूसर का मोटिव है प्रॉफिट। तो ये प्रोड्यूसर का मोटिव होता है प्रॉफिट। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस। तो इसलिए फाइनली क्या डेफिनेशन होगी अब? व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? इसी से बना होता है। हम बनाएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस। क्या बोलेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज प्रॉफिट। क्या आ जाता है? व्हाट इज प्रॉफिट? क्या होता है? तो बताओ क्या होता है प्रॉफिट? कल बताया था मैंने। व्हाट इज प्रॉफिट? नहीं, वो तो टाइप हो गए। आप ये बताओ कि व्हाट क्या? यस, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या हो गया? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये हमारा प्रॉफिट होता है कि जो आप देखो, कंसिडर योरसेल्फ एज ए प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर, आपके लिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो आपका जो रेवेन्यू है उसमें से अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो जो भी आपका आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कल हमने पढ़ा था 3 पार्ट होते हैं प्रॉफिट के। फर्स्ट, बोलो फर्स्ट क्या होता है? अब नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और सब नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको क्या बोलते हैं? लॉस। और नॉर्मल प्रॉफिट को और क्या बोलते हैं? बीपी। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बोलो बच्चे। अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब टी आर ग्रेट और अरे टीसी, नॉट ए आर। टी आर ग्रेटर देन टीसी और ए आर ए सी। ठीक है। नाउ अब उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? TR equals to Yes. TP or AR equals to AC. TR equals to TC, not TP, और AR equals to AC. AC. अब कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है, जिसे नॉर्मली तो कोई डिस्कस करता नहीं है, बट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कई बार कोई बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं और बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं, तो वो बच्चे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि सर आप बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट में आपने बताया कि टी आर इक्वल्स टू टी सी और ए आर इक्वल्स टू ए सी, तो कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट हुआ, तो प्रॉफिट कैसे हुआ? आपको जब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ाया था उस टाइम में, याद करो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जैसे जो हमारी जो कॉस्ट होती है बेसिकली वो क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है। भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, भाई कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक्स में वो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जैसे अब इनका जो भी, जैसे हम लेबर यूज करेंगे तो वेजेस देंगे, रेंट यूज करेंगे तो क्या करेंगे? फिर लैंड यूज करेंगे तो रेंट देंगे, कैपिटल यूज करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर यूज करेंगे तो प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये इसका सम टोटल ऑफ कॉस्ट होता है ये, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी है। क्या है?
कोस्ट के अंदर इटसेल्फ जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो एक एंटरप्रेन्योर का जो होता है, वो तो हम इसमें से पहले से हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है ना ये। तो इसका मतलब कोस्ट जो है वो ऑलरेडी क्या इंक्लूड करके चलती है, प्रॉफिट इंक्लूड करके चलती है। तो इसलिए टी आर इक्वल्स टू टी सी होगा, तो ये प्रॉफिट तो मिल ही रहा है आपको, यस और नो। मतलब बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। तो ओनर का जो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो उसका तो हमने पहले से निकाल के रख रखा, वो तो कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। तो वो तो इंप्लिसिट कॉस्ट हो गई एक तरीके से। तो वो तो हम क्या करके चल रहे हैं, कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट इज ए इटसेल्फ पार्ट ऑफ ए कॉस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आया कि ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेस देन टीसी और ए आर लेस देन। तो आई होप ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे तो मैं इसका इनका डायग्राम भी बताऊंगा जब हमारी अप्रोच हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है क्या ये वाला पार्ट, व्हाट इज प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट, ये क्लियर है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने देखो डिस्कस किया था बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, ये हो गया देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, उसका मीनिंग हो गया। देन उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, टीसी इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो उस वजह से वो प्रॉफिट पार्ट होता है। और शायद इसमें लिखा होगा भी, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि द ग्रोस प्रॉफिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द टी आर टी सी एंड नेट प्रॉफिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द टी आर एंड टी सी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर इसके टाइप्स हो गए, और अब आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो दो टाइप का होता है, फर्म्स और इंडस्ट्री। और जो फर्म्स है उसमें दो अप्रोच होती है, एक तो कौन सी होती है, टी आर माइनस टी सी, और दूसरा क्या होता है, टी आर इक्वल्स टू ए सी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। और ये दो अप्रोच होती है। और इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अब हमारे सिलेबस में क्या हो गया, ये इज नाउ डिलीटेड। और ये जो इंडस्ट्री वाली जो है वो हम किस में पढ़ेंगे, मार्केट के अंदर। तो ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। तो ये और ये कट हो गया। फाइनली आपके लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इट मींस एम आर इक्वल्स टू एम सी। यहां तक डिस्कस किया था हमने। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री क्या होती है और फर्म क्या होती है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड इज नॉट इन आवर सिलेबस, देयरफॉर वी विल सेल रिस्ट्रिक्टेड आवर स्टडी टू द मेथड कौन सा, एम आर इक्वल्स टू एम सी अप्रोच केवल। नाउ अब आज का टॉपिक हमारा आ गया, दैट इज अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे एम आर इक्वल्स टू एम सी अप्रोच। यस बच्चे, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा है एम आर इक्वल्स टू एम सी अप्रोच। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आंसर, ऑर्डर ऑफ आंसर क्या क्या होगा, ए पॉइंट क्या होगा बताइए, मीनिंग। अच्छा इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इसका एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एम आर एम सी अप्रोच, यूज स्केड्यूल एंड डायग्राम। एक तो ये आ सकता है, दूसरा इसका जो कंडीशन का है क्वेश्चन वो आ सकता है। अब ये कंडीशन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और एक इसका न्यूमेरिकल, मतलब कुल मिला के इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वो वैसे ही बनते हैं जैसे सिंगल कॉमोडिटी में हमने देखा था 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंगल कॉमोडिटी पे, इन डिफरेंस में 3 टाइप के आते हैं, 2 कॉमोडिटी पे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनी आइडिया, एनीवन? थ्री टाइप, देखो बच्चे एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूं,
देखो कॉन्सेप्ट तो अगर आप पढ़ोगे नोट से पढ़ोगे, यूट्यूब से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बट मेरे पास जो पढ़ने का बेनिफिट है वो यही है कि आप लोग 90% बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ आता है उनको, बेसिक सारा आता है, सब कुछ आता है, फिर भी एग्जाम में उनके मार्क्स नहीं आते। रीजन क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारे को आंसर फ्रेम करना है। और हम डे 1 से डिस्कस करके चलते हैं, ये टॉपिक है उसका, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसमें आपको इस तरीके से आंसर लिखने। तो सिंगल कॉमोडिटी में मैंने बताया था, 2 कॉमोडिटी में बताया था, और इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच में बताया था कि उनमें मैक्सिमम 3 लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट लेवल जो बनता है वो बनता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ इसमें डायरेक्ट बनता है कि एक्सप्लेन एमआर एमसी अप्रोच विद हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तब आपको ये डायरेक्ट लिखना है, मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन, स्केड्यूल, डायग्रामेटिक। सेम वैसे सिंगल कॉमोडिटी और उनमें होता है। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूज स्केड्यूल डायग्राम। दूसरा जो आता है वो उसकी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कंडीशन बेस्ड क्या क्वेश्चन बनेगा, और उनमें भी हमने डिस्कस किया है कि कंडीशन बेस्ड क्या क्वेश्चन बनता है, किया था डिस्कस। थर्ड जो है वो हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल। क्या किया था? ये तीनों लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से करना है। इसका मतलब आपको एमआरएमसी अप्रोच अच्छे से करनी है, और एमआरएमसी अप्रोच अच्छे से करना है मतलब उसको 3 लेवल्स पे पढ़ना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 लेवल पे। तो अभी हम पहले सबसे पहले डायरेक्ट वाला करते हैं, फिर हम इसका कंडीशन वाला करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कुछ इसके एडिशनल कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्ट वाला जो करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग कंडीशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी जो कंडीशन होती है, देयर आर 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन होती है इसकी। कौन कौन सी कंडीशन होती है? एक तो होती है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, ये होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। तो और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि कल मैंने आपको बताया था कि जो एम सी है, मार्जिनल कॉस्ट, क्या होनी चाहिए, शुड बी राइजिंग, राइजिंग होनी चाहिए। एंड कट्स एम आर, एंड कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। मतलब इसको शॉर्ट में हम ये भी बोलते हैं, अगर हम ब्रैकेट में इसको लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो एम सी है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम आर आफ्टर एम आर इक्वल्स टू एम सी। शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब सेम ही है। आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि एम सी शुड बी राइजिंग एंड कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, या आप इसको लिख दो कि एम सी क्या होगा, ग्रेटर देन एम आर आफ्टर द एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो ये दोनों कंडीशन को अभी हम समझ लें तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और इन्हीं दोनों कंडीशन पे आगे जाके क्वेश्चन भी बनता है सेपरेट। तो इन दोनों कंडीशन को हम डिटेल, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, तो इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब इनको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिख ली। अब आता है फिर इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या बनेगा, इस कंडीशन पे बेस ही बनेगा। मीनिंग क्या बनेगा, कंडीशन पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच, ए पॉइंट वेयर बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड। और दोनों कंडीशन का आप लिख दो कि वन क्या होगा, एम आर इक्वल टू एम सी, एंड सेकेंड इज एम सी इज राइजिंग एंड कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है। तो देखिए आप, मीनिंग क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच क्या होगा, प्रोड्यूसर स्ट्राइक एज इक्विलिब्रियम व्हेन 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और ये दोनों कंडीशन आपको लिख देनी है। तो ये डेफिनेशन जो है इसका वो किससे बन गया, कंडीशन से बनेगा। क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी वहीं प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और प्रॉफिट मैक्सिमम कहां होगा, जहां बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, मीनिंग और कंडीशन। नाउ अब आ जाइए अजम्पशंस। तो देखिए इसकी अजम्पशन जो है वो क्या है, सबसे पहला अजम्पशंस क्या है, प्रोड्यूसर इज रैशनल। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू रैशनल और इरेशनल, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, रैशनल होगा। तो मतलब क्या हुआ रैशनल का,
रैशनल इट मीन्स यू आर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर किसी की भी बात करें, रैशनल इट मीन्स नॉलेजेबल, ही एंड सी नॉलेजेबल, और उसको पता होता है कि व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, ये सब कुछ। मतलब रैशनल ये होता है। इरेशनल मतलब होता है कि पागल होता है एक तरीके से, जिसको कुछ पता ही नहीं होता है। रैशनल मतलब जिसको ये सारा पता होता है। तो रैशनल का मतलब ये होता है। देन उसके बाद में लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, इसका क्या मतलब हुआ? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ इनपुट्स, इसका मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? नो आइडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हैं, देखो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मतलब, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो आपको ऐसे इनपुट यूज करने जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमम कॉस्ट, तभी तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आपको अपनी कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो कॉस्ट मिनिमम कैसे करोगे? आपको इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है, मतलब इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से यूज करने हैं, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि वो आपका मिनिमम कॉस्ट क्रिएट करे। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब मिनिमम कॉस्ट आपकी आए, तब जाके आपका प्रॉफिट, क्योंकि देखो प्रॉफिट उसी को ज्यादा होता है जो अपनी कॉस्ट को क्या कर लेता है? कम कर लेता है। तो आपको अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए आपको अपने इनपुट्स जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको प्रॉपरली यूज करना है, फुली यूटिलाइज करना है, और उनको रैशनली यूज करना है, और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन उनका यूज करना है, ताकि आपकी कॉस्ट क्या रहे? कम रहे। ठीक है। देन उसके बाद में प्रोड्यूसर ओनली प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट। तो हम फॉर द सिंप्लिसिटी, देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि एक प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट यूज करता है, पर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सिंप्लिसिटी, हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो ये समझने के लिए है हमारे लिए, जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा था कि केवल एक ही कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि आप एक ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करोगे? यूज करोगे। ये सारी अजम्पशंस क्या होती है, इसलिए लेते हैं ताकि हमारे को समझ में आ जाए ना। उसके बाद में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो गया? ES इक्वल्स टू क्या हो गया? इन्फानाइट होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सप्लाई फैक्टर, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई इनफाइनाइट है। मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी कॉस्ट इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो जाती है, फिर अचानक उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? सफर होता है। बट हम पहले से मान के चल रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके इजीली अवेलेबल है, उनकी कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट तो तभी हो पाएगा। तो हम पहले से मान के चल रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेंगे आपके? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब उनकी सप्लाई इनफाइनाइट रहेगी, ताकि उसकी वजह से आपके बिजनेस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा या कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा। तो बताओ, ये सारे एजम्पशंस क्लियर है क्या? 4 की 4 एजम्पशंस क्लियर है क्या? कोई डाउट इनमें? ना। उसके बाद अब आपको स्केड्यूल बनाना सिखाते हैं, रटना नहीं है। आपको स्केड्यूल बनाना है, फिर डायग्राम आप खुद बना लोगे। तो देखो स्केड्यूल आपको बनाना है, तो आपको बनाना सीखना है। तो इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था, इट्स वेरी सिंपल। कैसे बनाना देखिए, या हम क्या लेंगे? यूनिट्स, ये हम खुद बनाएंगे। या हम क्या लेंगे? MR, और यहाँ क्या लेंगे? एम्स। अब सपोज हमने यूनिट ले लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितना भी आप ले हो आपकी चॉइस है। अब MR, देखो ये केस हम हमारे जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, जो MR MC अप्रोच पढ़ रहे हैं, वो हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये क्या मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे इम्परफेक्ट में, जैसे मोनोपोली मोनोप्लास्टिक, इनके अंदर MR MC अप्रोच की कंडीशंस अलग होगी, परफेक्ट कंपटीशन में अलग होगी। तो जो कंडीशन हमने पढ़ी है, वो कंडीशन कौन से मार्केट की है? परफेक्ट कंपटीशन। और हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन ही डिटेल में है। ठीक है, ये क्लियर है? और परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू हम पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू काउज इन परफेक्ट कंपटीशन। ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो ये कंडीशंस जो हम पढ़ रहे हैं, वो कंडीशंस कौन से मार्केट की है? परफेक्ट कंपटीशन। कौन से मार्केट की है?
तो हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये कंडीशंस इम्परफेक्ट मार्केट में अलग होती है, मोनोपोली मोनास्ट्री में यहाँ। तो अब परफेक्ट कंपटीशन में आपको हमने रेवेन्यू कर्व में ये तो पढ़ा है कि रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक, सब रेवेन्यू कर्व पढ़े, तो इसलिए तो पढ़े थे हमने रेवेन्यू कर्व, ताकि हमारे को ये समझना था। तो रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था कि AR, MR और TR, उसका स्केड्यूल डायग्राम सब बनाना सीखा था, यस और नो? बनाना सिखाया था मैंने, उसका तो मैंने वीडियो भी बना के डाल दिया यूट्यूब पे, तो आप दोबारा देख लेना एक बार, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैंने बनाना सिखाया था। तो वहाँ हमने बनाना सीखा था, और वहाँ हमें पता है कि MR जो है वो इक्वल्स टू AR होता है। AR मतलब प्राइस होती है, और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इस वजह से कोई भी वैल्यू हमें पता होता है कि आप कोई भी वैल्यू लेके, जैसे मान लो मैंने ले लिया 10 कुछ भी ले लो आप, हमने इसको कांस्टेंट रख दिया। अब कांस्टेंट क्यों होता है ये डिस्कस कर लिया हमने, क्यों रहता है कांस्टेंट? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR होता है, और जो AR होता है वो प्राइस होती है, और प्राइस इक्वल्स टू क्या होती है? AR होता है। तो इस वजह से वो सारा हमारा क्या होता है, उसमें कांस्टेंट रहता है। तो आई होप ये तो हमने देखा। अब MC कॉस्ट में हमने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? यू शेप होता है। तो यू शेप के लिए आप क्या करो, जैसे सपोज इसमें आपने क्या कर दिया, आपने 10 से स्टार्ट कर दिया, सपोज 10, 9 और 8, कम कर दिया, फिर वापस बढ़ा दो 9, 10 और 11, ये हो सकता है। तो ये हमने बना दिया। अब बताओ स्केड्यूल बनाने में कोई दिक्कत आई क्या? आप खुद ही बना सकते हो। ये सारा हमने कॉस्ट और रेवेन्यू, तभी मैं कह रहा था आपको कि वो प्रॉपर रिवाइज करिए। तो इस तरीके से अपना स्केड्यूल खुद बना लो। अब आप देखो यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहाँ कहाँ फुलफिल हो रही है? फर्स्ट कंडीशन जो है वो दो जगह फुलफिल हो रही है। एक तो ये यहाँ हो रहा है MR इक्वल्स टू MC हो रहा है क्या, और एक यहां हो रहा है MR इक्वल्स टू MC। यस और नो? हो रहा है? तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन से प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन तो दो जगह फुलफिल हो रही है, अब प्रॉफिट मैक्सिमम कहां होगा? तो उसके लिए हमारे को सेकंड कंडीशन पे जाना पड़ेगा। जहां सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी वही हमारा प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम होगा। आप देखिए इसका अगर डायग्राम बनाए हम, तो हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर मैं डायग्राम इसका बना देता हूं। अब डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या करना है? यूनिट्स लेनी है, और वाई पे क्या लेना है? AR, MR, ठीक है, और MC, ये सारे हमने ले लिए। अब देखो विथ स्केड्यूल तो आपको बनाना आता है, प्लॉटिंग करनी है बस, और कर लोगे। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो देखिए अब डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसके अंदर जो AR MR होगा वो तो ये होगा, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P इक्वल्स टू D, ये सारा हमने पढ़ा है। तो ये तो हमारा परफेक्ट ये बन ही जाएगा। देखो MR कांस्टेंट कांस्टेंट बन जाएगा। आप यहाँ क्या लोगे, यूनिट्स क्या कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर लेना, और इधर क्या ले लोगे, 2 2 का स्केल ले लेना, क्योंकि 11 तक है। 2 2 का स्केल लेके, तो स्केल लेके डायग्राम आप आराम से बना सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ना। अब फिर MC बनाओगे तो आपका जो MC बनेगा वो ऐसे यू से बन जाएगा। यस और नो? ये बनेगा, और ये जो है आउटपुट होगा ये वाला, यहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, यहां नहीं होगा। देखो एक ही यहां भी क्या हो रहा है, देखो MR इक्वल टू MC तो यहां भी हो रहा है, और MR इक्वल टू MC यहां भी हो रहा है। ये स्केड्यूल में है और ये डायग्राम में दिख रहा है, दोनों जगह हो रहा है। बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहां माना जाएगा, यहां नहीं। तो इसके लिए हमारे को सेकंड कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, देखिए सेकंड कंडीशन कह रही है कि MC शुड बी राइजिंग एंड कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो अब देखिए यहां तो कट कर रहा है, इक्वल टू है, बट MC क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। जबकि यहां देखिए MC क्या हो रही है, यहां इक्वल टू हो रहा है, और फिर राइजिंग हो रही है, और यहां ग्रेटर देन है। मतलब राइजिंग और ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उसका मतलब MC राइजिंग होना चाहिए आफ्टर द MR इक्वल टू MC। ऐसा क्यों? इधर देखिए, अगर मैं यहां मान के चलूं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, तो यहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां MR इक्वल टू MC है। अब अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो ये सारा आपका क्या है, प्रॉफिट है। जब तक आपकी कॉस्ट कम होती रहेगी, जब तक आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, पर यूनिट बढ़ता जाएगा।
तो हर एडिशनल यूनिट, सॉरी, ये एडिशनल कॉस्ट कम हो रही है एडिशनल रेवेन्यू से, तो हर यूनिट पे आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा क्योंकि एमआर आपका ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये जब तक कॉस्ट किससे कम रहेगी, एमआर से कम रहेगी, जब तक आपका क्या रहेगा, ये आपका प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यहां तक आपका सारा प्रॉफिट क्या हो रहा है हर यूनिट पे, क्योंकि देखो टोटल प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू मतलब समेशन ऑफ एमआर। तो जब आपका एमआर ऐड होता जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ाता जाएगा, तो यहां आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, फिर कॉस्ट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो कॉस्ट पर यूनिट मतलब सॉरी एडिशनल यूनिट आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और रेवेन्यू आपका कम है, तो ये तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें, मान लो एक हमने ये ले लिया और एक हमने यहां ले लिया, ये Q2 ले लिया, तो ना तो आप Q2 पे रहोगे ना Q1 पे रहोगे, केवल कहां रहोगे, Q पे रहोगे। रीजन, क्योंकि Q2 पे अगर आप रहोगे तो रह सकते हो, बट यू आर नॉट अ रैशनल, इसीलिए हमने अजम्पशन पढ़ा रैशनल नहीं है, मतलब आपने अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज नहीं किया और आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। मतलब ये वही कंडीशन हो गई जैसे हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर सॉरी इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में अगर हम बात करते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज में रहोगे, सेकंड में या थर्ड में, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट में रहेंगे, तो फर्स्ट में आप रह सकते हो बट यू आर नॉट अ रैशनल प्रोड्यूसर। सेम वैसे ही आप रहने को यहाँ रह सकते हैं बट आपका प्रॉफिट अभी मैक्सिमम नहीं हुआ, और यहां आप जाओगे नहीं क्योंकि यहां आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, ये जो एरिया है वो आपका पूरा क्या है, ये वाला जो है वो लॉस है आपका, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, एम सी क्या है, ग्रेटर देन एम आर, तो ये आपका लॉस हो गया, तो यहां आप जाओगे नहीं। तो इसका मतलब आपके लिए जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो ये होगा क्यू जो इक्विलिब्रियम, जहां आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ टीआर भी आपका मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई क्या आपको? इन दोनों कंडीशन को हमने स्केड्यूल से भी समझ लिया, डायग्राम से भी समझ लिया और ये पूरा कंप्लीट हमने कर लिया। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग कैसे बनाएंगे, वो कंडीशन से बना देंगे, फिर कंडीशन आपने देख ली, उनको मैंने समझा दिया, अजम्पशंस मैंने आपको समझा दी, स्केड्यूल बनाना मैंने आपको बता दिया, देन उसके बाद मैंने डायग्राम भी बनाना सिखा दिया। तो अब एक बार इसको नोट से देख लीजिए, नोट से पढ़ लो एक बार, ये स्केड्यूल आ गया जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। देन उसके बाद फिर ये डायग्राम बन जाएगा ऐसे, और इस डायग्राम की आपको एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम में स्केड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन ये पूरा आप लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, तो एक लेवल हमने आज कवर कर लिया। अब इसका जो सेकंड लेवल है वो क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दो क्वेश्चन हम तैयार करेंगे बच्चे। यहां तक कोई डाउट है क्या, बताओ? डायरेक्ट वाला क्लियर हो गया सारा, मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका कंडीशन वाला, कि डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जैसे हम इसकी दो कंडीशन पढ़ते हैं कि एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, और सेकंड क्या है, एम सी इज राइजिंग एंड कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वाई एम आर इक्वल टू एम सी एट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे कि वाई द इक्वलिटी बिटवीन एम आर एंड एम सी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्म टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्सप्लेन, ये एज इट इज लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दूसरा जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सेकंड कंडीशन की वाई मस्ट एम सी बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो दोनों को हमारे को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जैसे हमने सिंगल कमोडिटी में किया था, टू कमोडिटी में किया, आईसी में किया, वैसे हमारे को करना है। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, और फिर जो इसका लास्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, लास्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा इसमें, न्यूमेरिकल। हाँ, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा लास्ट में, तो वो भी आज हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अब कंडीशन में देखिए, सबसे पहले हम एक बार बोर्ड पे चलते हैं कि हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार इसका। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ ये विदाउट स्केड्यूल हम बनाएंगे, एम आर इक्वल टू एम सी अप्रोच। तो एक्स एक्स ले लेंगे, ये जीरो ले लेंगे, और ये वाई, यह हम क्या ले लेंगे, यूनिट्स,
यहाँ लेंगे MR, MC, AC, AR, ये सारी चीज़ें हम यहाँ ले लेते हैं ना। अब यहाँ देखिए, आपको पता है कि AR MR परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते हैं, तो AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू D, ये तो सेम होता ही है, ये पढ़ चुके हम रेवेन्यू कर्व में भी ना। उसके बाद अब इसके अंदर जो MC हम पढ़ते हैं, तो ये हमने MC बना लेते हैं हम, इसमें ये मार्जिनल कॉस्ट बना लिया हमने, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, इस आउटपुट पे इक्विलिब्रियम होता है। और MR MC तो देखो, एक तो यहाँ भी इक्वल होता है और यहाँ भी होता है, दोनों जगह। इस पॉइंट पे भी क्या है, MR इक्वल्स टू MC है, और यहाँ भी क्या है, MR इक्वल्स टू MC, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा तो वहीं क्यों होगा जहाँ MR इक्वल्स टू MC है, मतलब इसी पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों है। इससे पहले जैसे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज इससे पहले मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया कोई भी, इस आउटपुट पे क्यों नहीं है, और इसके बाद एक आउटपुट ले लिया हमने, सपोज इस आउटपुट पे क्यों नहीं है। दो आउटपुट हमने ले लिए, एक उसके पहले और इसके बाद, तो ऐसे समझेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन, इस आउटपुट पे क्या हो रहा है, इस आउटपुट पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा MR है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन MC, यस और नो। और इस आउटपुट पे क्या हो रहा है, जो MR है वो क्या है, लेस देन MC, मतलब MC ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों होता है बेसिकली, ऐसा क्यों होता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहीं क्यों होगा, इसके बाद क्यों नहीं होगा और इसके पहले क्यों नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या होता है, आप छोटा सा लॉजिक देखिए कि अगर हम ये आउटपुट ले ले Q1, तो Q1 पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है, MR ज्यादा और MC कम है। इसका मतलब क्या हुआ, MR क्या होता है, इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। MC क्या होता है, इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। पढ़ा है हमने, इनकी डेफिनेशन से पढ़ा है, डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है कि इसका मतलब आपका जो एडिशनल रेवेन्यू, मतलब एक यूनिट आप बेच रहे हो उस पर जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो ज्यादा है, और आपकी जो एक यूनिट आप जो बना रहे हो उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हर एडिशनल यूनिट पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, यस और नो। तो अब ये जो अब तक आपको केवल क्या ये प्रॉफिट मिला था, केवल क्या मिला था, ये यहां तक का ये प्रॉफिट मिला था अब तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आगे प्रोडक्शन, इसके आगे प्रोडक्शन और करोगे तो आपको ये प्रॉफिट और मिल जाएगा, और यहां तक। तो ये जब तक आपको हर यूनिट पे प्रोडक्शन होता जाएगा, जब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन आगे बढ़ाते जाओगे यूनिट आपकी बढ़ती जाएगी, और आपका प्रोडक्शन मतलब हर एडिशनल यूनिट पे आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपका टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप जब तक प्रोडक्शन करते रहोगे जब तक MR इक्वल्स टू MC नहीं हो जाता, तो इसलिए ये इतना प्रॉफिट आप और ऐड कर लोगे, यस और नो। इसलिए आप आगे प्रोडक्शन करोगे, यही नहीं रुक, एज ए रेशनल प्रोड्यूसर आप यहां स्टॉप नहीं करेंगे। ये समझ में आया क्या। अब देखो इसको थ्योरी से पढ़िए, अगर थ्योरी में हम पढ़ें तो इसका पहला पार्ट यही है कि सपोज द कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसेस एट आउटपुट लेवल वेयर द MR लेस देन मार्केट प्राइस, मतलब MR होता है तो क्या होगा, देखो ये सारे स्टेप्स लिखी हुई है। सबसे पहले देखो, दिस मींस दैट द फर्म कॉस्ट इनकर्ड ऑन द लास्ट यूनिट इज लेस देन द रेवेन्यू अर्नड ऑन इट। बताओ ये नहीं लिख सकते क्या आप, ये तो बाय डेफिनेशन ही है ना, मतलब ये आंसर भी आपको रटना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको रटने की जरूरत नहीं। पता तो सेट लैंग्वेज मैंने आपको यहां दे दी, अदरवाइज आपको रटने की जरूरत नहीं, आप अपनी समझ के आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो बताओ ये फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, यही बोल रहा है। सेकंड पॉइंट, दिस इज ए इंसेंटिव, इसका मतलब प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, एक इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब उसको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि यार उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा, फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, बिकॉज
सॉरी इसको देखो, देयरफॉर द फर्म्स अर्न अ प्रॉफिट ऑन द लास्ट यूनिट। इसका मतलब पहले तो पॉइंट आपको बताना, फिर आप बताओगे कि रेवेन्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, और फिर आप बताओगे कि जब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो इसका मतलब उसको इंसेंटिव मिल रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, और वो प्रोडक्शन और बढ़ाएगा, और जब तक बढ़ाएगा जब तक MR इक्वल्स टू MC नहीं हो जाता। तो देखो ये सारा लिखा हुआ है, सेट लैंग्वेज बिल्कुल पढ़ लो आप लोग, इसमें कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ के और अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यस, और पहले आपको क्या बताना है, बाय डेफिनेशन की कौन सा केस है, MR ग्रेटर देन MC। इसका मतलब व्हाट इज MR, मतलब एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट में हमने बता दिया, इसका मतलब उसको प्रॉफिट लास्ट यूनिट पे, मतलब हर एडिशनल यूनिट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने बता दिया कि जब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा और वो प्रोडक्शन करेगा मोर आउटपुट बिकॉज द मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल, और वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए जब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक उसका MR इक्वल टू MC नहीं हो जाता। अब देखिए इसका वाइस वर्सा कर दो, अगर हम इस आउटपुट पे ले, यहां अगर हम लेते हैं, ये डायग्राम भी बनाना है उसके अंदर आपको, उसके साथ ये डायग्राम भी बना के और फिर वो लिखना है। तो देखिए ये आप Q2 पे अगर हम बात करें तो अब वाइस वर्सा करना है सब। तो अब आप लोग भी बता सकते हो आंसर कि वाइस वर्सा क्या करेंगे, कि अब ये केस कौन सा हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है, MR क्या है, लेस देन MC। तो MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट क्या हो गया, ग्रेटर देन एडिशनल रेवेन्यू। और तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, उसको प्रॉफिट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अब, और जैसे लॉस होगा तो अब वो डिस्करेज होगा और वो प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा, और वो वापस अपना प्रोडक्शन कम करके, जब तक कम करेगा जब तक MR इक्वल टू, जैसे यहाँ क्या हो रहा था वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, यहाँ कम करेगा, और जब तक कम करेगा जब तक वापस MR इक्वल टू MC नहीं हो जाता। तो देखिए आप बिल्कुल वाइस वर्सा है, ये देखिए vice versa. This means that the firm's cost incurred on the last unit is more than the revenue earned on it. In the other word, the cost greater than benefit, मतलब revenue. Therefore, the firm makes losses. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, दिस इंड्यूसेस द फर्म टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट, है ना, और वो अपना लेस आउटपुट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करके अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो ये जो सेट लैंग्वेज है बच्चे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि नोट्स के अंदर जो आपके पास नोट्स है ना उसमें नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केवल आपको बस एक दो बार पढ़ना है, बाकी तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गई क्या लैंग्वेज, बताओ Yes, sir. कुरान से Yes, sir. समझ में तो आ गया आपको, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, Yes, sir. तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम आगे चलें तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वाई मस्ट MC बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे हमने देखा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती है, वो तो आपको पता ही है ना, दोनों कंडीशन वही तो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि MR क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू MC, और सेकंड कंडीशन क्या थी, MC इज राइजिंग एंड cuts MR from below। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था दोनों कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर इसके हमने दो पार्ट कर लिए, जैसे इसके इफ अगर सपोज क्या हो जाए, MR ग्रेटर देन MC होगा तो क्या होगा, और अगर इफ MR क्या होगा, लेस देन MC होगा तो क्या होगा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इस पे क्वेश्चन मार्क लगे कि भाई MC राइजिंग ही क्यों होनी चाहिए, फॉलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। जब प्रेड्यूस्ड इक्विलिब्रियम के लिए व्हाई MC इज राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रेड्यूस्ड इक्विलिब्रियम, तो ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, उसकी सेट आंसर आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम ये बात करेंगे कि इसके तीन पार्ट कर लेंगे बेसिकली, बहुत ये भी बहुत ईजी है सेकंड कंडीशन वाला भी, कि वाई MC इज राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम इसकी बात करेंगे कि ये फॉलिंग पे क्यों नहीं रहेगा, पहले तो ये बात करेंगे। एक ये इसके बाद वाले पार्ट पे क्यों नहीं रहेगा, इस पार्ट पे क्यों नहीं रहेगा,
और इस पार्ट पे क्यों नहीं रहेगा और इसी पे क्यों रहेगा। ये 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें। इस तरीके से कर लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं कि जैसे ये वाला जो पार्ट है कि आर्ट है राइजिंग, वो क्यों नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड, हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस पे तो क्या होगा, एम सी क्या हो, एम आर से ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए उसको लॉस होगा। तो एम आर इक्वल्स टू एम सी, और उसके बाद में अगर एम सी राइजिंग है तो वो पार्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उस पर क्या होगा, लॉस होगा। और हमारा नेगेटिव रिटर्न्स ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू नेगेटिव, मतलब इसके बाद में हमारा नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो आपने पढ़ा ना नेगेटिव रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। तो वो भी हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा नेगेटिव रिटर्न्स स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव चला जाएगा और टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो वैसे ये वाली सिचुएशन वही है। तो इसमें हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ तो वो रहेगा नहीं। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि वो यहाँ क्यों नहीं रह सकता ये डिक्रीजिंग पे। तो देखो यहाँ रहने को रह सकता है इस किसी भी लेवल आउटपुट पे, बट यहाँ रहेगा तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट, जैसे मान लो यहाँ है तो इतना प्रॉफिट मिला, फिर वो इधर जाएंगे और बढ़ेगा, तो वो यहाँ तक जाएंगे जब तक ये पूरा प्रॉफिट उनको क्या हो रहा है, हर एडिशन यूनिट पे प्रॉफिट मिल रहा है, और उसकी वजह से उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर वो इस पॉइंट से पहले कहीं भी रहेगा या डिक्रीजिंग पार्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर इज नॉट अ रैशनल, बिकॉज उसका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा। क्योंकि अभी उसको जब तक प्रोडक्शन करना पड़ेगा जब तक एम आर इक्वल्स टू एम सी ना हो और उसका राइजिंग पार्ट ना हो, क्योंकि राइजिंग एम आर एम सी हो और वो उसको कट करता हो बिलो से, यहाँ इस पॉइंट पे ही उसको मैक्सिमम है, इसके बाद भी नहीं होगा, इसके पहले भी नहीं होगा, वो तो हमने एम आर ग्रेटर देन लेस देन में कर ही लिया। और डिक्रीजिंग में भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ रहने का मतलब का प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है। तो इसी को हम सेट लैंग्वेज से देखिए आप पूरा इसका कि क्या है। तो बिकॉज देखिए सबसे पहले लिखा हुआ बिकॉज आफ्टर द रीचिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब एम आर इक्वल टू एम सी हो गया। इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट एज एम सी बिकम द ग्रेटर देन एम आर। तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और वो तो प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न्स। तो नेगेटिव रिटर्न्स हो जाएंगे, तो इसके बाद तो वो होगा ही नहीं। अब आता है सिमिलरली द फर्म विल नॉट चूज एनी लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन एमसी इज फॉलिंग। तो जो एमसी फॉल हो रहा है, जैसे हमने ये बात कर रहे थे कि ये यहाँ एमसी फॉल हो रहा है, तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ भी वो कभी भी क्या करेगा, चूज नहीं करेगा, बिकॉज फॉलिंग एमसी वुड मीन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज लोअर देन द एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका है वो ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम हो रही है, तो ये तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो यहां आप रुकोगे तो इसका मतलब यू आर नॉट अ रैशनल प्रोड्यूसर, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ही नहीं। तो आप जब तक रुकने को रुक सकते हैं, बट यू आर ए नॉट रैशनल प्रोड्यूसर, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एमसी के राइजिंग पार्ट पे रहना पड़ेगा, और वो भी कहाँ, जहाँ एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो यही पॉइंट है जो एक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो बस बाद में ये लिखा हुआ है कि वुड मीन दैट द कॉस्ट, ये हो गया लोअर। In such a situation, a profit maximizing firm would certainly like to increase output। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग एमसी में तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, और रीजन क्या डाल देंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही है, क्योंकि इसमें एमसी क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ से यहाँ तक, और उसका एम आर क्या है, ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इसलिए वो अपना प्रॉफिट बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ वो प्रॉफिट बढ़ाएगा, यहाँ वो प्रॉफिट करेगा नहीं, तो इसका मतलब वो एम सी राइजिंग के वहाँ पॉइंट पे ही होगा जहाँ एम आर इक्वल्स टू एम सी, बिकॉज वही उसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हम बताएंगे। तो देखो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसको कि वाई एम सी इज राइजिंग एंड कट्स एम आर, तो इसको पहले आप बता दो कि ये इसके बाद क्यों नहीं होगा, फिर हम बता देंगे कि डिक्रीजिंग पे क्यों नहीं होगा, तो फिर अंडरस्टूड है कि किस पे होगा, इंक्रीजिंग और एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो देखो इस आंसर में ये बता रखा है, पहले बता रखा है, ये पहले बता रखा है कि वो क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बाद जो एमसी ग्रेटर देन है उस पर वो होगा नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव रिटर्न्स है। फिर वो कहाँ होगा, सिमिलरली वो डिक्रीजिंग एमसी पे भी नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ होगा, जहाँ इंक्रीजिंग एमसी और इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एमसी, उसी पे रहेगा। इज इट क्लियर? तो एमसी राइजिंग होना जरूरी है, ये क्लियर हो गया क्या?
ना एमसी देखो, अब एमसी तो राइज तो होने को देखो यहां भी हो रहा है, एमसी राइज यहां भी हो रहा है और एमसी राइज यहां भी हो रहा है, बट ये तो कौन सा केस हो गया कि एमसी राइज हो रहा है पर ग्रेटर देन हो गया, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो एमसी राइजिंग और इक्वल्स टू एमआर एमसी हो, वो पॉइंट मैक्सिमम होगा, और वही हमने लिखा है देखो, एमसी इज राइजिंग एंड कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तो नीचे से ही कट करना चाहिए, ऊपर से नहीं। इज इट क्लियर? आ गया क्या समझ में? तो रटने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बहुत टफ लगता है ये दोनों टॉपिक। आप देखो 90% बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो आंसर लिख के फ्रेम ही नहीं करके आ पाते हैं, या करते हैं तो फिर वो इनकम्प्लीट करके आते हैं, क्योंकि हम तो कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता है। मैंने कोशिश करी है कि आपको इसको बहुत ईजी बनाने की कोशिश करी है, कि अगर एक बार आपने मेरा ये क्लास देख ली, पढ़ ली, समझ ली, और उसके बाद आपने इसकी रीडिंग लगा ली, तो आप खुद ही इसको फ्रेम कर लोगे। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इस पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखो, ये वाला तो पॉइंट हम थोड़ा ब्रीफ में, आप इसको पढ़ लेना, मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ इसकी। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, बस एडिशनल चीजें हम कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जैसे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एमसी इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वही कंडीशन की भाई क्या रिलेशन है। यहाँ देखो प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस का मतलब यहाँ क्या है, एमआर की बात कर रहे हैं हम। तो एमआर मतलब प्राइस, देखो प्राइस और एमआर सेम ही चीज क्यों होती है, इसका रीजन देखिए, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर होता है, और इक्वल्स टू प्राइस, यही तो होता है, सेम, दोनों सेम ही तो होते हैं। तो आप उसको एम आर बोलो या प्राइस बोलो, बोथ आर द सेम, यस और नो? Yes, sir. तो ये देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एमसी इन द परफेक्ट कंपटीशन, तो ये तो हम कर ही चुके हैं। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एमसी, तो क्या होता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए, बस ये आ गया। देन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एमआर इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारे सिलेबस में भी है नहीं, तो इसको हम हमें कुछ करना नहीं, ये तो वही कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। अब आते हैं ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और देखो बच्चे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई और प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, इन सब का ये कंक्लूजन है। ये दो क्वेश्चन देखो, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट और एक दूसरा क्या होता है, शट डाउन पॉइंट। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो सारे चैप्टर हमने क्यों पढ़े, इनका एक्चुअली एंड कंक्लूजन जो है, वो सारे चैप्टर जो प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, सप्लाई, वो इनका यहाँ रियल लाइफ एप्लीकेशन ही समझ में आएगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां एम आर इक्वल्स टू एम सी। अब इसी डायग्राम में चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं हम। अगर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वो प्रॉफिट पढ़े थे ना, प्रॉफिट पढ़े थे, और मैंने आपको कहा था ना कि 3 तरह के प्रॉफिट होते हैं, कौन कौन से? बताओ, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. Normal profit, abnormal profit, normal profit और subnormal. हाँ ये पढ़ा था हमने। तो वही देखिए, अब यहाँ अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, तो अब ये परफेक्ट कंपटीशन हमारे सिलेबस में है, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, ये एम आर, ए आर, एम आर, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डी, ये सब हमने रेवेन्यू कवर में पढ़ाई होता है। अब यहाँ हमने क्या बना लिया, एम आर एम सी अप्रोच, तो देखो उसमें बनानी है हमारे को, और ये हमने क्या बना ली यहाँ, एम आर एम सी अप्रोच बना दी है। यहाँ तक तो ये एम आर एम सी अप्रोच ही है। अब इसमें बस ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा वो देख लेंगे। ये आउटपुट हो गया, ये एम आर एम सी अप्रोच हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एम आर एम सी अप्रोच ही बनाया हमने डायग्राम। अब इसमें ब्रेक इवन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो ब्रेक इवन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसके अंदर आपको एसी का कर्व बनाना है, बस एसी कर्व बनाते ही आपका ब्रेक इवन बन जाएगा। तो देखो एसी बनाएंगे, तो अब आपने एसी और एमसी का डायग्राम, रिलेशन सब पढ़ा है, इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर होमवर्क करिए, और वो क्योंकि देखो आप लोग वो करके लाते तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती। तो अब यहाँ हम एसी बनाएंगे, भेजा था। हाँ, तो देखो ये जो एसी है ये वाला, ये हमने एसी बना दिया। यहाँ एसी ऐसे बनाना है कि एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसको टच करे, मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ए आर इक्वल्स टू ए सी,
और यही हमने क्या पढ़ा था, टी आर इक्वल टू टी सी। तो इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला था? और वो जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसी को हम पढ़ा था ना, ब्रेक इवन भी बोलते हैं इसको, मैं उसका अदर नेम लिखवाया था। तो अब हमने उसका डायग्राम भी बना लिया, ब्रेक इवन का और नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम भी बना लिया हमने। तो वही बस वही चीज है कि इसमें जैसे एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के साथ दोनों देखो इस पॉइंट पे दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो जहां दोनों इक्वल हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू आपका दोनों का सेम हो गया। तो वो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए अब इसी को हम आगे पूरा डिटेल में देखो आप। पहले तो मीनिंग लिखोगे इसका, तो मीनिंग क्या होगा, इट रेफर टू द सिचुएशन ए फर्म व्हेन इट्स टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। बताओ डेफिनेशन में कोई दिक्कत ना? उसके बाद में फिर आपको एक कंडीशन, तो कंडीशन वही है ब्रेक इवन की कि जैसे टी आर इक्वल्स टू टी सी होता है, तो टी आर को डिवाइड करो तो उसका मतलब ए आर इक्वल्स टू ए सी भी हो गया। दोनों चीज सेम ही हो गई ना, चाहे आप टी आर इक्वल टू टी सी लिखो या ए आर इक्वल टू ए सी। कैसे हो गया, क्योंकि टी आर को इससे क्यू से डिवाइड करोगे तो ये एम आर आ जाएगा, सॉरी ए आर आ जाएगा, और टी सी को क्यू से डिवाइड करोगे तो ए सी आ जाएगा, या ए आर को प्राइस भी लिख दो। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम ही होती है, चाहे आप टी आर इक्वल टू टी सी बोलिए या ए आर इक्वल टू ए सी। ये समझ में आ जाता है। डायग्राम, डायग्राम बनाना सिखा दिया मैंने, कैसे बनेगा डायग्राम। आपको एम आर एम सी अप्रोच तो शेड्यूल से बनाना आता है, ये एम आर एम सी अप्रोच बनाया और उसके बाद में उसको बस ए सी को इस तरीके से बनाना कि इसके मिनिमम पॉइंट को टच करना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए एक बार, एक्सप्लेनेशन वैसे लिखते हैं हम डायग्राम में, जो स्टेप्स है वही लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मीनिंग लिखना है, उसके बाद में उसकी कंडीशन लिखनी है, फिर डायग्राम बनाना है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा शट डाउन पॉइंट। क्या आ जाता है, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, देखो शट डाउन पॉइंट अब उसी डायग्राम से समझे। तो देखिए अब इसी डायग्राम से मैं आपको शट डाउन पॉइंट समझाऊंगा। और शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट मतलब पॉइंट जहां बिजनेस अपना क्या कर देता है, बंद हो जाता है। तो अब उसको समझने के लिए आपको कॉस्ट के अंदर मैंने डिफरेंस पढ़ाया था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पढ़ा था हमने। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एट द लॉस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा, बट एट द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट बिजनेस में भी कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म पढ़ाता है टॉपिक। और मैंने कहा था इसको आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए वही चीज है कि वेरिएबल कॉस्ट का जब लॉस होता है तो फिर बिजनेस हमेशा शट डाउन। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो लॉस है ना वही दिखाएंगे हम डायग्राम में। तो अब इसी डायग्राम से हम शट डाउन पॉइंट बनाएंगे। देखो कैसे, ये वाला डायग्राम है, इसी के अंदर अब हम क्या कर देंगे बच्चे, ध्यान से देखना है बिल्कुल। इसी के अंदर अब हम एबीसी बना देंगे। क्या बना देंगे, अब बच्चे इसीलिए तो मैं बार बार आपको बोला था कि यार होमवर्क कर लो, डायग्राम इनकी प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो। तो अगर आपने किया है होमवर्क और आपने रिवाइज किया है तो आपको पता है कि अब एबीसी कैसे बनेगा, सब हमने डिस्कस किया था। तो देखो एबीसी बनाते वक्त आपको पहले डिफरेंस क्या रखना है, ज़्यादा रखना है, फिर उसको डिक्रीज कर, फिर ये जैसे कट करेगा उसके तुरंत बाद इसको क्या करते जाना है, कम करते जाना है। बट ये आपस में दोनों कभी मिलेंगे नहीं। तो ये हमने देखा था कि जो एसी और एबीसी दोनों के पॉइंट को क्या होता है, एसी और एबीसी के दोनों पॉइंट को जो है एमसी कट करता है, मिनिमम पॉइंट को, दोनों के मिनिमम पॉइंट को ये कट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करे एमसी। इसका मतलब मिनिमम पॉइंट का मतलब इससे पहले एबीसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके तुरंत बाद बढ़ रहा है, और इसके पहले एसी कम हो रहा है, उसके तुरंत बाद। मिनिमम पॉइंट का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए। तो बस आपने कुछ नहीं किया, इस डायग्राम में बस एबीसी बना दिया, यस और नो। और ये प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं कॉस्ट के अंदर। तो जैसे आपने एबीसी बनाया, अब अगर मान लो कोई भी रीजन है कि आपके बिजनेस में किसी भी रीजन से प्राइस कम हो गई, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और वो प्राइस मतलब एआर वो कम होके, और वो कहाँ आ गई, देखो ये डाउन होके, और सपोज एबीसी के मिनिमम पॉइंट पे आ गई यहां, ये देखिए यहां आ गया ये, तो ये कम होके मिनिमम पॉइंट पे आ गया, और ये शिफ्ट हो गया AR1 MR1 P1, ये मतलब डिक्रीज हो गया। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो प्राइस डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट होके डिक्रीज होके किसके मिनिमम पॉइंट पे आ गया, एबीसी। पहले किसके मिनिमम पॉइंट पे था ये प्राइस,
मतलब AR किसके बराबर था? AC के बराबर। यस और नो? और अब कम होके इतना आ गया, तो अब आपको ये जो लॉस, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है वो किसका लॉस हो रहा है? बताओ, AC और AVC में किसका डिफरेंस होता है? AFC का। AC और AVC में किसका डिफरेंस होता है यार? AFC का होता है। तो AFC का डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब आपको ये AFC का लॉस हो रहा है पूरा यहां से यहां के बीच में। देखो यहां मतलब आपको दोनों कॉस्ट मिल रही थी, वेरिएबल एवरेज कॉस्ट भी मिल रही थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी, यहां दोनों मिल रही थी। बट यहां आपको केवल क्या मिल रहा है अब? AVC। आपको AFC का पूरा कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है। यस और नो? हो रहा है क्या? क्योंकि अब आपको प्राइस इतनी मिल रही है कि बस आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। पहले इस पॉइंट की बात करें तो आपको इतनी प्राइस और रेवेन्यू मिल रहा था कि आपको दोनों कॉस्ट कवर हो रही थी। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है क्या? नाउ अब ये शट डाउन पॉइंट होता है, क्योंकि ये आपकी प्राइस कम होके एवीसी के मिनिमम पॉइंट पे आ जाए या इससे नीचे चले जाए, तो फिर आप, हमने पढ़ा था पहले कि एट द लॉस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, वो हमेशा के लिए उसको बंद करके चला जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का लॉस मतलब आपने मार्केट से इनपुट खरीदे, उनसे प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में बेचा, और आपको वो इनपुट की प्राइस भी नहीं मिली, तो वो बिजनेस फिर आप कभी भी नहीं करेंगे। या उतनी प्राइस मिली और आगे कुछ नहीं मिला, या तो उतनी मिली या उससे कम मिली, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? शट डाउन पॉइंट हो जाए। तो वो ये पॉइंट होता है कि जहां क्या हो जाता है? P इक्वल्स टू ABC। और ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये था P इक्वल्स टू AC। तो ये फर्क है। तो शट डाउन पॉइंट ये होता है, मतलब इक्वल्स टू, और इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन। इक्वल्स टू लेस देन बोलते तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए यहां से देख लो, शट डाउन पॉइंट क्या होता है? मीनिंग हो गया कि शट डाउन पॉइंट अकर्स व्हेन अ फर्म जस्ट कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। या फिर इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि शट डाउन सिचुएशन टेक प्लेस व्हेन द प्राइस इज टू लो दैट इट्स कांट कवर द फिक्स कॉस्ट एट ऑल इन जस्ट कवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट। दोनों का मतलब सेम है। ये कंडीशन आ गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब बस वहां TC की जगह TVC आ गया, और ये क्या हो गया? AR इक्वल्स टू AVC आ गया। कंडीशन में भी बस वही चेंज है, और ये आपको यहाँ लिखा हुआ है ना। उसके बाद में डायग्राम में देखिए आप, अब यहाँ AVC आ गया। बस आप तो ये देखो कि जहां AC था वहां AVC कर दो। अगर आप सेम डायग्राम भी बनाना चाहो, डायग्राम को और भी इजी करना ना आपको, तो कुछ, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है, समझाने के लिए तो ये डायग्राम जरूरी है। बट अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो आप कुछ भी मत करो, जो AC है ना उसको AVC लिख दो बस। कितना ईजी है बताओ? जो AC है उसको क्या लिख दो? ABC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ABC के मिनिमम पॉइंट पे आ गया। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, दोनों एक साथ। अदरवाइज आप डायरेक्ट डायग्राम में बस इतना सा डिफरेंस करना है कि वहां AC लेना है और यहाँ क्या लेना है? AVC ले लेना है। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि शट डाउन पॉइंट स्ट्राइक विद द पॉइंट जहाँ क्या होगा? AVC और ये प्राइस इक्वल होगा, और इफ द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू और मोर देन, ये चीज ध्यान में रखनी है। इक्वल, इफ द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू और मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट, इट कंटिन्यू द प्रोडक्शन। अगर उससे ज्यादा इक्वल और ग्रेटर देन होगा तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार आगे कॉस्ट कवर हो जाएगी, वो फिक्स कॉस्ट का लॉस वियर कर लेगा। बट अगर उल्टा हो जाए, उसके इक्वल टू और लेस देन हो, तो फिर वो बंद कर देगा। तो इन द शॉर्ट रन व्हाइल द सफरिंग लॉसेज एज सून एज द मार्केट प्राइस फेल टू कवर द इवन द वेरिएबल कॉस्ट, देन फ्रॉम स्टॉप द प्रोडक्शन। इसका मतलब उसके इक्वल टू और लेस देन मिलेगी तो फिर वो अपना बिजनेस शट डाउन करके चला जाएगा। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. तो ये कंडीशन, इसको भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद फिर कंडीशन लिखनी है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये भी एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप यहां तक क्लियर है बच्चे। अब इसके कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ये सारे पढ़ लेना आप लोग। अब इसका एक पार्ट हमारा बच गया, तो अभी हमारा टाइम भी खत्म हो गया, और वो है न्यूमेरिकल पार्ट। तो उसको हम बिल्कुल अलग से करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट को। तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है थर्ड, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया, बस एक पार्ट बचा है न्यूमेरिकल, और वो बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। मतलब ये इतना करने के बाद में न्यूमेरिकल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वो नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल पार्ट